मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज पढ़ने वाले हैं बाबू चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है बाबू और साथ ही साथ एनसीईआरटी के प्रश्न आ गया है, हम सारे के सारे आज कवर करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह एनसीईआरटी के प्रश्नावली में है, 17, 19, 21 में पूछा गया है बाबू। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू? हम आपको पढ़ाए थे ना सिस्टमेटिक तरीका से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा वन शॉट में। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी काम आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया था। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा गया है, कृषि क्षेत्र। कृषि से संबंधित जो भी काम काज होते हैं बाबू सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताओ। इनमें से निम्नलिखित में से अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन कब एनसीईआरटी के प्रश्नावली में भी है, 18 और 14 में भी पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है दुनिया में। पृथ्वी पे जितने भी देश है, इन तीनों में से किसी एक अर्थव्यवस्था से किसी भी देश को चलाई जाती है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है बाबू, तो पूंजीवादी, समाजवादी और क्या, मिश्रित है। तो जिस देश में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है पूंजीवादी बोलते थे, और उत्पादन के साधनों पर उस देश का सरकार का होता है तो उसमें क्या बोले थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोले थे। और जिसमें उत्पादनों के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है उसे क्या बोले थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोले थे। तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में क्या है बाबू, पूंजीवादी। चीन में क्या है बाबू, समाजवादी। भारत में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। और भारत में योजना आयोग का गठन निर्माण कब किया गया था। योजना आयोग क्या है बाबू, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो क्या करती है, योजनाओं का निर्माण करती है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती है। इसका गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी कि देश की कमाई सबसे ज़्यादा होता है, वह देश कहलाता है, वह उस देश को क्या कहते हैं। अविकसित यानी कि उस देश में विकास नहीं हुआ है, विकसित यानी कि उस देश में विकास हो चुका है, अर्ध विकसित यानी कि उस देश में विकास का काम चल रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा, समझना कि उस देश का वृद्धि, तरक्की, उन्नति उतना ही तेज़ी से होगा। तो वह कौन सा देश होगा, कैसा राष्ट्र होगा, तो विकसित राष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। 5वां क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली को। पिछड़ा राज्य कौन है, बिहार है, यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में विकास के मामले में अपना बिहार क्या है, पीछे है, निचले स्थान पे है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि भारत में किस व्यवस्था से बाबू देश को चलाई जा रही है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया कि भारत देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था से चलाया जाता है। यहाँ पे भारत देश में निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर के देश को तरक्की की ओर ले जाते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो भारत में आर्थिक विकास का व्यवस्था है कैसा, तो मिश्रित है। बीमारू राज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है बाबू, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट वाला टॉपिक में पढ़ना था बाबू कि कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है, कौन बीमारू राज्य है, वह सारा का सारा पढ़ना था। तो बताओ कौन सा बीमारू राज्य यहाँ पे नहीं है, बिहार बाबू, बिहार तो बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश, वो वहाँ पे पढ़े थे, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा क्या है बाबू, विकास के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे निचले स्थान पर है। यहाँ ना ही प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, सभी लोगों की कमाई अच्छा नहीं है, जिस कारण से क्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र अच्छा नहीं था। तो ये सब क्या थे, बीमारू राज्य थे। लेकिन कर्नाटक बाबू बीमारू राज्य नहीं था। यहाँ पे क्या था, इस देश में लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। किस राज्य में बाबू बिहार के लोगों की सबसे ज़्यादा कमाई है,
पहला है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गोवा और चौथा है डी में हरियाणा। अपना बिहार राज्य तो बीमारू राज्य है, ये तो हो नहीं सकता। पंजाब हो सकता है बाबू, नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब टूरिस्ट के लिए क्या है, वैसा राज्य घूमने के लिए नहीं है। लेकिन गोवा में आप जाइएगा तो क्या होगा, घूमने का राज्य है। यहाँ पे क्या है, अच्छा अच्छा मॉल है, बीच है। दूसरे राज्य के लोग आते हैं और गोवा में रहते हैं, एक आध महीना 2 महीना के लिए घूमते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, ज़्यादा है। नौमा में देखो, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि को, उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया था बाबू, जब भी किसी भी नई वस्तु का निर्माण होगा तो उसको किस किस क्षेत्र में रखा जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाएगा। तो वस्तुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो उद्योगों में। तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और बिहार के किस जिले में बाबू सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कमाते हैं। पहला ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो सिंपल सा है बाबू, बिहार में सबसे विकसित जिला कौन है, तो पटना है। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, सिंपल हो है। तो ऑप्शन नंबर 20 कृषि क्षेत्र। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी थी, कितना था, जब 2001 में जनगणना हुआ था बाबू, तो बिहार में कितना प्रतिशत यहाँ के लोग रहते थे, कितना परसेंट बिहार की आबादी थी, तो 20%। कितना था बाबू, 20% जनसंख्या था भारत भर में। अकेले भारत का 20% आबादी बिहार में ही था। तो 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या कितनी थी, तो 20%, 20.5%। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा क्या है बाबू, एक प्रकार की व्यवस्था है जो क्या करती है, देश की सरकार इसमें क्या करती है, लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करती है, जिससे क्या हो, लोगों का गरीबी खत्म हो। तो नरेगा क्या करता है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है, कितने दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए। झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी कि झारखंड राज्य कब निर्माण किया गया था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, या 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो झारखंड राज्य बाबू बिहार राज्य से कब कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, और भारत में योजना आयोग कब निर्माण किया गया था। हमने आपको पढ़ाया था कि जब देश अपना भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, सारा उद्योग को समाप्त कर दिए थे। आय का साधन नहीं था लोगों के पास, तो उन्होंने क्या किया था, अपने नीति निर्देशकों ने एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था बाबू, योजना आयोग। तो कब निर्माण किया गया था, 15 मार्च 1950 को, 15 दिसंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को निर्माण किया गया था योजना आयोग को, हमारे नीति निर्देशकों के द्वारा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, जब भी आपसे कागज़ का आविष्कार, कागज़ का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण, यानी कि पेपर छापने का निर्माण, किताब का निर्माण, तो कहाँ पूछे तो क्या बताइएगा, चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था कागज़ का निर्माण, किताब का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण, तो चीन में हुआ था। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कौन थे बाबू जिन्होंने कहा था कि अगर भारत को अपना विकास करना है तो बिहार को सबसे पहले विकास करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे जिन्होंने कहा कि बिहार के विकास के बिना हम भारत का विकास नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य है, बताओ निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा बीमारू राज्य कौन है। बिहार क्या बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो हमने क्या पढ़ाया था बाबू कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा क्या है, बीमारू राज्य है। इन सब राज्यों में स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं है, जिसके कारण इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है, और यहाँ के प्रति व्यक्ति भी आय क्या है, कम है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, योजना आयोग को समाप्त करके बाबू कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का निर्माण किया गया। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या किया गया था बाबू, योजना आयोग को भंग करके, समाप्त करके क्या किया गया था, नीति आयोग नाम धर दिया गया था, निर्माण कर दिया गया था। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को।
और ये किसके देख रेख में होता है बाबू? तो प्रधानमंत्री के, वर्तमान के जो भारत के प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके नेतृत्व में नीति आयोग काम करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो बाबू कब हुआ था? क्या 1950, 1951, 1952 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय विकास परिषद बाबू योजना आयोग के नेतृत्व में काम करता है। योजना आयोग जो बोलेगा, जो नियम कानून व्यवस्था लागू करता है, उसको जारी करने का काम कौन करता है बाबू? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कब निर्माण किया गया था? तो 1952 ईस्वी को निर्माण किया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यानी कि लोगों के बीच क्या करो? मतभेद पैदा करो। अपने भारत में जितने लोग अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते थे, लोगों के बीच क्या करो? मतभेद पैदा करो, धीरे धीरे दुश्मनी पैदा करो और राज करो। यह किसने नीति अपनाया था? अंग्रेज़ों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो अपने भारत देश को 200 वर्षों तक गुलाम किसने बना कर रखा था बाबू? तो अंग्रेज़ों ने। कैसे? तो फूट डाल करके, राज करो की नीति अपना करके। बिहार संपन्न है किस चीज़ों में? खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में। तो आप सभी को पता ही है बाबू कि जब बिहार झारखंड का अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो अधिकांश खनिजे थे, खनिज वाला इलाका था, फैक्ट्री वगैरह था, जो झारखंड में चला गया। तब से लोग क्या करने लगे? बिहार से कृषि पर जोर देने लगे, कृषि को अच्छे से काम करने लगे। यानी कि कृषि प्रधान राज्य है, कृषि में संपन्न है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? अगर किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों का तरक्की, उन्नति, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, तो कितने क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बांटा गया था? तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है बाबू? क्या कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, या शिक्षा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र? तो आप सभी को हमने बताया था कि सेवा से संबंधित जो भी अपने देश में काम कार्य होता है, किसमें रखा गया था? तो तृतीयक क्षेत्र में रखा गया था। तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो सेवा से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यानी कि कौन बताता है बाबू कि इस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? कौन निकालता है? क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो बाबू राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ निकालता है बाबू कि इस वर्ष भारत में कितना लोगों की कमाई है, राष्ट्रीय आय कितना है भारत देश का। कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ निकालता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? यानी कि आर्थिक क्रिया किसी भी देश में क्यों किया जाता है? क्या लक्ष्य है बाबू? मनोरंजन करना लक्ष्य है, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रिया का लक्ष्य, उद्देश्य क्या होता है बाबू? जीवों को, यानी कि जो भी हम मानव है, गाय भैंस वगैरह है, जो भी जीव है, उसको जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रिया किया जाता है। आर्थिक क्रिया का लक्ष्य होता है। आप अपने घर के लिए पैसा रुपया क्यों कमाते हैं? अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण करने के लिए, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यानी कि हरित क्रांति बाबू अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया? कृषि क्षेत्र को रखा गया है। कृषि में जो भी जितने भी काम कार्य होते हैं, उस सभी को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो कृषि क्या है बाबू? हरित क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या तृतीय में से कोई नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र बाबू। प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि से संबंधित सारे काम को रखा गया है, और हरित क्रांति किस में होता है? कृषि में होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र बाबू हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। बिहार राज्य है औद्योगिक प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। ये तो बच्चा भी बता देगा बाबू, और तुरंत ही पहले बताए हैं कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा लोग कौन से काम करते हैं? तो कृषि के काम करते हैं, कृषि प्रधान राज्य है। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या फिर इनमें से सभी? बताओ। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से हमारे रहन सहन को प्रभावित कौन करता है? माने कि रहन सहन सबसे बेहतर किस चीज़ के, किस वजह से हमारा बेहतर हो जाता है? राजकीय आय, यानी कि राजकीय आय से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा? नहीं बाबू। राष्ट्रीय आय से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा? अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो अच्छा हो जाएगा? नहीं। प्रति व्यक्ति आय के कारण बाबू, जब प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई बढ़ेगा तो क्या करेंगे? अपने लिए अच्छा अच्छा वस्त्र खरीदेंगे, खाना पीना खाएंगे, अपना जीवन बेहतर करेंगे। तो रहन सहन लोगों को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा बाबू? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इंतज़ार कर रहे हैं।
तो हमने आपको पढ़ाया था बाबू गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो अपने बिहार राज्य में इन सब महान पुरुषों का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, अपने बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना कि जब मानव विकास रिपोर्ट निर्माण किया गया था बाबू, लोगों का आंकड़ा निकाला गया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, किन्होंने जारी किया था बाबू मानव विकास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू सही, अटल बिहारी वाजपेयी। 2002 ईस्वी में बाबू अप्रैल में क्या किया गया था, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट जारी किया गया था कि अपने भारत देश में लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, यानी कि नीति आयोग कब निर्माण किया गया था बाबू। योजना आयोग को नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। तो योजना आयोग का नाम कब बदला था, जनवरी 2015, जनवरी 2016, फरवरी 2017, फरवरी 2018। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनवरी 2015 ईस्वी को क्या किया गया था बाबू, योजना आयोग से नीति आयोग नाम कर दिया गया था, यानी कि नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, और अपने भारत देश का राष्ट्रीय आय किसने सबसे पहले निकाला था बाबू। डॉक्टर APJ RV रॉय, प्रो PC महाननोबिस, दादा भाई नौरोजी, C राजगोविंदचारी। किसने बताया था बाबू सबसे पहले कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, तो दादा भाई नौरोजी ने बताए थे बाबू कि भारत का राष्ट्रीय आय इतना है। कब, तो 1868 ईस्वी में बताए थे। 1868 ईस्वी में ही इन्होंने बता दिया था, निकाल लिया था भारत का राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, कौन सा जिला में बाबू बिहार में सबसे अधिक लोग रहते हैं। औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना, वैशाली। आप सभी को पता होगा कि पटना राज्य में बाबू अपना क्या है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी बाबू, कौन से जिला में हुआ था। मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ, पटना। तो पटना अपना जिला बाबू, पटना जिला में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी बिहार में सबसे पहले। विश्व का पहला समाजवादी देश था, और सबसे पहला देश कौन था बाबू जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही थी। जर्मनी, फ्रांस, रूस, भारत। कौन सा देश था दुनिया में बाबू जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही थी, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए उस देश में कार्य किया जाता था। जो भी उत्पादन के साधन होंगे वहाँ पे, जो भी फैक्ट्रियों से वस्तुओं का उत्पादन होगा, उस देश का सरकार का अधिकार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। तो कौन सा देश था बाबू जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था था, तो रूस था पहला देश बाबू जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था से चलाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर सी रूस। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। यहाँ पे सीधा पूछ रहा है कि कौन सा उद्योग है बाबू, कल कारखाना है जो कृषि से संबंधित नहीं है, यानी कि जो भी कृषि से सामानों का उत्पादन होता है उससे किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है। चीनी उद्योग बाबू गन्ना से बनता है, गन्ना कहाँ से उत्पादन होता है, खेतों से। जूट उद्योग बाबू खेतों से उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग बाबू खेतों से होता है। कृषि से कपास का उत्पादन होता है, तब क्या बनता है, सूती वस्त्र उद्योग बनता है। लेकिन सीमेंट उद्योग में बाबू क्या होता है, क्या कृषि से उत्पादन होकर सीमेंट उद्योग का निर्माण होता है, कृषि से संबंधित है नहीं। सीमेंट उद्योग में बाबू चूना पत्थर, मिट्टी आदि कच्चा मालों का उपयोग किया जाता है, तब क्या होता है, सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग क्या है, कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या गुण है, क्या अच्छाई है बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था का। निजी लाभ लेना, यानी कि कोई भी वस्तु का हम उत्पादन किए तो हम अपने लाभ लेंगे, जितना मन चाहे उतना में बेच सकते हैं। मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कल्याण, यानी कि सभी लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है, अच्छाई है। सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को कल्याण किया जाता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है।
तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने बताए थे बाबू कि जब कोई देश में विकास तरह की उन्नति हो चुका है और उस देश में और हम विकास करेंगे तो उस देश के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जौन सा जिस देश में विकास तरह की उन्नति नहीं हुआ है, विकास का काम चल रहा है, तो उसके लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स जी ने बताए थे कि बाबू जिस देश में विकास तरह की उन्नति हो चुका है और उस देश में तरक्की विकास करेंगे तो उस देश के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार की क्रिया किया जाता है, कौन सी क्रिया को शामिल किया गया है। क्या कृषि का काम होता है, खनन का काम होता है, यानी कि ज़मीन से खोद करके किसी चीज़ को निकालना, पशुपालन का मतलब पशुओं को पालना। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया जाता है बाबू, तो ये सभी काम किया जाता है, यानी कि कृषि भी किया जाता है, खनन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, कितना था भारत की आबादी 2011 में जब जनगणना हुआ था अपने भारत देश का, यानी कि पता लगाया गया था कि अपने भारत देश में कितने लोग रहते हैं, तो उस समय अपने भारत देश की आबादी कितने लोग अपने भारत देश में रहते थे, कितने लोगों की आबादी थी अपना भारत देश, 121 करोड़ का, 140 करोड़ का, 150 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या 121 करोड़ का आबादी था बाबू 2011 के जनगणना के अनुसार अपने भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मतलब बाबू सीएसओ का संगठन कब किया गया था। देश में जितने भी आर्थिक विकास होते हैं बाबू, उसको मापने के लिए क्या किया गया था, सीएसओ का यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया गया था। कब निर्माण किया गया था, तो 1951 ईस्वी को निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1951 ईस्वी। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है। यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू कि अगर कोई गांव के लोग रह रहे हैं, गरीब है, तो उनके लिए खाने पीने की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी का मतलब क्या है बाबू, यह मापक है, ऊर्जा का एक क्या है, मापक है। इससे ये पता चलता है कि आपको कितना कैलोरी की, कितना एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो गरीब लोगों के लिए कितना खाने की, कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में, क्या 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी या 2400 कैलोरी या 2600 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या 2400 कैलोरी। गरीब लोगों को प्रतिदिन कितना कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है, तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कृषि का विकास करना बाबू किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, महत्वपूर्ण लक्ष्य था, पहली, दूसरी, तीसरी या पाँचवीं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में बाबू कृषि पर जोर दिया गया था, जो 5 साल के लिए क्या किया गया था, योजना बना करके कृषि के विकास पर जोर दिया गया था, तरक्की पर काम किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। और मानव विकास रिपोर्ट है बाबू जो किसके नेतृत्व में किया जाता है, किसके नेतृत्व में प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है, WTO, WHO, UNDP, ILO। तो UNDP के द्वारा बाबू हमने बताया था कि UNDP एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में है। इसके द्वारा बाबू इसके नेतृत्व में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, और आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू, तो सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सेवा। गरीबी रेखा निर्धारण की कैलोरी मापदंड किसने दिया था, और किसने बताया था बाबू, कैलोरी मापदंड का किसने निर्माण किया था। कैलोरी मापदंड क्या है बच्चा, गरीब लोगों को या किसी भी व्यक्ति को मापने का एक तरीका है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है। किसने निर्माण किया था कैलोरी मापदंड, तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बाबू, योजना आयोग ने निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सही कौन होगा, बी, योजना आयोग ने निर्माण किया था बाबू कैलोरी मापदंड गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में मतलब नेतृत्व में किसका गठन किया गया था, किस चीज़ का निर्माण किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग। प्रोफेसर PC महालनोबिस थे बाबू, उनके नेतृत्व में किस चीज़ का गठन किया गया था, किस चीज़ का निर्माण किया गया था, किस संस्था का निर्माण किया गया था। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CSO का निर्माण किया गया था, जो क्या करता है, देश के आर्थिक विकास को मापता है, जांचता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, और भारत के लोगों का विकास
तरक्की उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह रिपोर्ट निकाला गया था बाबू, तो कब जारी किया गया था, कब निकाला गया था? मई 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अगस्त 2005। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बाबू। अप्रैल 2002 ईस्वी में क्या किया गया था? सबसे पहली बार अपने भारत देश में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट लिस्ट का प्रकाशित किया गया था, यानी कि ये दिखाया गया था बाबू कि अपने भारत देश के लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं, कितना प्रति व्यक्ति आय है, विकास के मामले में कौन से किस स्थान पे अपना भारत देश है। ये निकाला गया था बाबू, अप्रैल 2002 ईस्वी को जारी किया गया था मानव विकास रिपोर्ट। आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो जाता है, क्या कहलाती है? यानी कि यहाँ पे सिंपल भाषा में बोला है, आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया के किस तरीका से सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च होता है, क्या कहलाता है? क्या सतत विकास कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है, या इनमें से सभी? तो हमने आपको बताया था बाबू, जब सरकार के द्वारा किसी भी योजना के तहत विकास सभी लोगों के पास पहुँचे, गरीब से गरीब लोगों तक विकास पहुँचे, उस योजना को क्या बोलते थे? समावेशी विकास बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी, जो भी योजना सरकार के द्वारा लाया जाता है यह योजना सभी लोगों तक पहुँचे, जितने भी समाज में रहते हैं लोग, वे सभी लोग इस योजना से लाभ उठा सके, उसी को क्या बोलते थे? समावेशी विकास बोलते थे। तो क्या कहलाती है? गरीबों का, सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, तो वैसे विकास को क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं। गैस और बिजली का उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? जब भी गैस और बिजली का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, तो कहाँ पे उत्पादन होता है? तो उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में निर्माण होता है। उद्योगों से संबंधित जब भी किसी वस्तु का निर्माण होता है, नए वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसे किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? और जब अपने भारत देश में बाबू योजना आयोग 5 वर्षों के लिए योजना बनाती थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था बाबू? कब से कब तक जारी हुआ था? 1996 से 2002 ईस्वी तक, 2002 से 2007 ईस्वी तक, 2007 से 2012 ईस्वी तक, 2012 से 2017 ईस्वी तक कब जारी हुआ था बाबू 11वीं पंचवर्षीय योजना अपने भारत देश में? योजना आयोग कब जारी करता है 11वीं पंचवर्षीय योजना? क्या समय रहा होगा, क्या समय था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना बाबू 2007 से लेके 2012 ईस्वी तक था। तो आप क्या करिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना याद रख लीजिएगा, और जब भी आपसे 12वीं पूछे तो 12 से आप 5 साल जोड़ लीजिएगा तो 17 हो जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चला। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था बाबू 2002 ईस्वी में। वह कौन सा संगठन ने तैयार किया था? किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा तैयार की गई थी? तो योजना आयोग के द्वारा बाबू। योजना आयोग ने क्या किया गया था? सबसे पहली बार मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। इनके नेतृत्व में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी को। भारत में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? और भारत में बाबू राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना है, कब लगाया गया था बाबू? तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, यानी कि देश की कमाई का कितना है ये अनुमान लगाए थे 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1868। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? पारिवारिक आय यानी कि प्रत्येक परिवार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, सरकार की आय, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा बाबू? राष्ट्रीय आय का अर्थ मतलब, देखो हमने आपको पढ़ाया था कि जितने भी किसी देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, उसका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, सभी मौद्रिक मूल्य को एक साथ जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलते थे? राष्ट्रीय आय बोलते थे, यानी कि देश की कमाई बोलते थे। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। यानी कि जितने भी एक देश में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्र की कमाई बोलते हैं। इसका यही अर्थ है, यही मतलब है। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया बाबू, याद रखना इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की आय, कमाई को किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय या औसत आय?
हमने आपको पढ़ाया था बाबू कि किसी भी देश में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों की कमाई आय को निकालना तो देश की सरकार का संभव तो नहीं है। सभी वह देश के सरकार किसी भी देश के सरकार सभी लोगों की कमाई आय को एक्चुअल में वास्तविक में तो निकाल नहीं सकते हैं। उसके लिए देश के सरकार क्या करते हैं, औसत आय निकालते हैं। औसत आय कैसे निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग लगा देते हैं तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, यानी कि औसत आय निकल जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं, तो औसत आय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोलते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाया था बाबू, किसी भी देश में 3 लोग रहते हैं, 3 लोग अलग अलग अपना महीना में रुपया पैसा कमाते हैं। तो जितने भी रुपया पैसा कमाते हैं उन सभी को जोड़ देंगे और 3 लोग हैं तो 3 से भाग लगा देंगे। तो जो भी भागफल आएगा कट करके आएगा वही क्या हो जाएगा, औसत आय हो जाएगा। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है बाबू कि सामाजिक आधारभूत संरचना का कौन सा भाग है। क्या संचार है सामाजिक आधारभूत संरचना, यानी कि आधारभूत संरचना बताए थे कि जिस पर कोई देश राज्य टिका हो उसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना। जैसे सड़क, परिवहन, संचार, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य। जिस देश में जितना बेहतर रहेगा उस देश का विकास तरक्की उतना तेज़ी से होगा। ये क्या है, किसी भी देश का किसी भी राज्य का आधारभूत संरचना है। तो सामाजिक आधारभूत संरचना क्या है इसमें से बाबू, क्या संचार है, अपने बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरी जगह तक पहुँचा देना। कोई भी राज्य कोई भी देश टिका हो तो हुआ रहता है बाबू। यातायात ये भी है बाबू आधारित संरचना। शिक्षा ये भी है बाबू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी यातायात, संचार, शिक्षा ये सभी क्या है, आधारित संरचना है बाबू किसी भी देश का या समाज का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय किस संस्था के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। नीति आयोग, योजना आयोग के, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर बस संगठन। बताओ जल्दी जल्दी बाबू ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्था के द्वारा निकाली जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा बाबू राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, यानी कि ज़मीन से खोद करके किसी चीज़ को, वस्तु को निकालना किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। हमने आपको बताया था बाबू कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी काम आते हैं, यानी कि अधिकांश गाँव में किए जाने वाले काम किस में रखा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो खनन बाबू खोद करके ज़मीन से निकालना किस क्षेत्र में रखा गया, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। यह कृषि से संबंधित कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या, प्राथमिक क्षेत्र। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, यानी कि कौन सी अर्थव्यवस्था में बाबू 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इन तीनों में से किस अर्थव्यवस्था में बाबू लोगों के कल्याण पर, विकास पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? नहीं बाबू, पूंजीवादी में कोई भी व्यक्ति अपना वस्तुओं का उत्पादन करके बेचता है तो अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू, हाँ बिल्कुल, समाजवादी में देश की सरकार क्या करती है, जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा उस पर देश का सरकार के पास अधिकार होता है। और जो भी वस्तु एवं सेवाओं से रुपया पैसा का उपार्जन होगा, रुपया पैसा उत्पादन होगा, वह क्या करती है, देश की जनता के लिए, लोगों के कल्याण में खर्च कर देती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू लोगों के कल्याण पर जोर दिया जाता है, काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाबू दोनों मिल करके, निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिल करके देश के तरक्की की ओर आगे ले जाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि लोगों के कल्याण पर किस पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी। HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक, मानक, यहाँ पे क्या होगा, मानक। मानक का मतलब मापने का तरीका, को कब शुरू की गई, यानी कि मानव विकास सूचकांक मापक का स्थापना कब हुआ था, कब निर्माण किया गया था। 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो 1990 ईस्वी में क्या किया गया था बाबू, मानव विकास सूचकांक मानक का निर्माण किया गया था। मापने का तरीका 1990 ईस्वी को बनाया गया था, शुरू किया गया था। कब, 1990 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, कौन सी क्रिया, कौन सा काम है जो बाबू जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रखा गया है। वानिकी, वानिकी का मतलब पेड़ पौधे से जितने भी काज संबंधित है बाबू उसी को क्या बोलते हैं, वानिकी बोलते हैं। मछली पालन, मछली का पालना। विनिर्माण यानी कि किसी भी वस्तुओं का निर्माण करना, घर का निर्माण करना, क्या प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया इस काम को? नहीं बाबू, इसको क्या किया गया है, द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है,
तो कौन नहीं है, तो बी निर्माण। बी निर्माण बाबू प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, द्वितीयक क्षेत्र का है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में होता है बाबू, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में बी निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा बाबू। क्या कि प्राथमिक क्षेत्र में बी निर्माण को नहीं रखा जाता है, इसको द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है बाबू। किसी भी वस्तुओं का निर्माण करना, घरों का निर्माण करना द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। जितने भी उद्योगों से किसी भी प्रकार के नए सामानों का निर्माण होता है, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जितने भी कार्य आते हैं, जैसे वानिका यानी कि पेड़ से संबंधित, पेड़ पौधे से संबंधित, मछली पालन यानी कि मछलियों को पालना, पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, ये सब किस में रखा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, तो बी निर्माण प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। जितना भी आपको NCERT के प्रश्नावली में और क्वेश्चन बैंक में जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सारा का सारा हमने आपको करवा दिया एकदम बेहतर तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हुआ है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी NCERT के प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सारा का सारा हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बाबू हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।